हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वाईजी लॉ और मैं हूं वाईजी। और आज का वीडियो है कॉन्ट्रैक्ट लॉ केसेस अल्टीमेट कंपाइलेशन। इसमें मैं आपको 44 कॉन्ट्रैक्ट के इंपॉर्टेंट केसेस करवाऊंगा, वो भी टॉपिक वाइज। ये सारे टॉपिक्स होंगे और इनके टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप डायरेक्ट टॉपिक पे जंप करके भी वीडियो देख सकते हो। अपन चालू करते हैं पहले टॉपिक से, जो कि है इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो दोनों पार्टीज हैं उन दोनों का इंटेंशन होना चाहिए लीगल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने का। पहला केस देखो, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। एक बेल्फोर मिस्टर बेल्फोर थे और एक बेल्फोर मिसेस बेल्फोर थी। मिसेस बेल्फोर और मिस्टर बेल्फोर के बीच में हुआ अग्रीमेंट। क्या अग्रीमेंट? ये दोनों रहते थे इंग्लैंड में, लेकिन मिस्टर बेल्फोर को काम के लिए जाना पड़ा सेलोन। सेलोन क्या है? सेलोन अब जो श्रीलंका है उसका पहले नाम सेलोन था। जाते हुए उन्होंने मिसेस बेल्फोर को प्रॉमिस किया कि वो हर महीने उनको 30 पाउंड भेजेंगे। ये 30 पाउंड इन्होंने बोला कि ये हर महीने मिसेस बेल्फोर को सेलोन से भेजेंगे। कुछ महीने तक तो पैसे भेजे, फिर भेजना बंद कर दिए मिस्टर बेल्फोर ने। तो मिसेस बेल्फोर ये 30 पाउंड वाली बात इन्फोर्स कराने चली गई कोर्ट। उन्होंने बोला कि ये जो 30 पाउंड वाले जो अग्रीमेंट है पूरा ये कॉन्ट्रैक्ट है और ये लीगली एनफोर्सिएबल है। कोर्ट ने बोला कि जो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो अरेंजमेंट्स होते हैं, अग्रीमेंट्स होते हैं ना, वो अरेंजमेंट्स लीगली इन्फोर्सिएबल नहीं होती, क्योंकि पार्टीज़ का इंटेंशन नहीं होता लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट फॉर्म करने का। सो मिसेस बेल्फोर का क्लेम हो गया फेल। लेकिन अब आप इस केस से ये मत समझ लेना कि इसका मतलब ये है कि सारे डोमेस्टिक अग्रीमेंट, जो घर बार में जितने भी अग्रीमेंट होते हैं, वो सब एनफोर्सेबल नहीं होते। मेरिट वर्सेस मेरिट एक और केस है। इसमें हस्बैंड वाइफ के बीच में रिटन अग्रीमेंट वैलिड एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट माना गया था, क्योंकि वो रिटन में था। तो केस टू केस पार्टीज़ के कंडक्ट और एक्शन से डिसाइड किया जाता है कि लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का उनका इंटेंशन था कि नहीं था। एक और केस ले लो, रोज एंड फ्रैंक कंपनी वर्सेस क्रॉम्पटन एंड ब्रदर लिमिटेड। ये दो कंपनियां थी, इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट बनाया गया, लेकिन इन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया, लिख दिया कि दिस अग्रीमेंट इज जस्ट फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बेसिस एंड इज नॉट ऑन लीगल बेसिस। और एक स्पेशल क्लॉज भी डाल दिया कि ये इन्फोर्सिएबल नहीं होगा भाई कोर्ट में, ये सिर्फ हमारे दोनों के एक रिकॉर्ड के लिए हम रख रहे हैं। तो इधर इंटेंशन साफ साफ इन्फर किया जा सकता है कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म करना था, तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। समझ गए? तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है कि नहीं, ये कंडक्ट ऑफ पार्टी से डिसाइड होएगा। ये मतलब केस टू केस डिसाइड होएगा। ये ऐसा नहीं है कि फैमिली में नहीं होता है और बाहर होता ही है, बाहर भी नहीं हो सकता है और फैमिली में भी हो सकता है। समझ गए? इंटेंशन टू फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट के ये 3 केसेस के बाद अब हम पढ़ेंगे ऑफर के केसेस। ऑफर के केसेस में पहला केस है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर के बारे में, जो कि है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। काफ़ी फेमस केस है। इस केस की स्टोरी कुछ ऐसी है कि जो अपने गौरी दत्त थे, इनका पोता गुम गया था, तो इन्होंने 500 रुपये का रिवॉर्ड रखा कि जो भी मेरे पोते को ढूंढ के लाएगा उसको मैं 500 रुपये का रिवॉर्ड दूंगा। तो ये एक तरह से ओपन ऑफर हो गया टू द वर्ल्ड। अब जो भी पोता ढूंढ लाएगा जिसको इस ऑफर का पता है, उसकी इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हो गई एक तरह से, और उसको रिवॉर्ड मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत ये हुई कि जो लालमन शुक्ला, जो गौरी दत्त का ही सर्वेंट था, जो पोता ढूंढ के लाया, उसको पता ही नहीं था इस ऑफ़र के बारे में। तो जब उसने बच्चे को डिलीवर किया गौरी दत्त को और बोला कि मेरे को रिवॉर्ड दो, तो गौरी दत्त ने बोला कि मैं तो नहीं दे रहा रिवॉर्ड, क्योंकि अपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। यहाँ पर रीजनिंग एकदम सिंपल है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस का अग्रीमेंट होता है, और एक कॉन्ट्रैक्ट तभी होता है जब लीगली एनफोर्सेबल अग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में हो। तो यहाँ पे जो गौरी दत्त ने ऑफर दिया वो पता ही नहीं था लालमन शुक्ला को, और उसको पता ही नहीं होगा तो वो एक्सेप्टेंस कैसे देगा? और जब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं देगा अग्रीमेंट नहीं बनेगा, तो उसको रिवॉर्ड मनी नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था, क्योंकि कोई अग्रीमेंट ही नहीं था, क्योंकि एक्सेप्टेंस ही नहीं थी, क्योंकि ऑफर ही नहीं था। और ऑफर क्यों नहीं था? क्योंकि ऑफर का उसको पता ही नहीं था। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर का एक और केस है विलियम वर्सेस कार्वरडाइन। इसमें भी ऐसे ही रिवॉर्ड का सीन था किसी और चीज़ के लिए, लेकिन इसमें कम्युनिकेशन हो गया था ऑफर का, तो कोर्ट ने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट है तो रिवॉर्ड दे दो। नेक्स्ट केस है बोल्टन वर्सेस जोन्स। इस केस में डिसाइड हुआ था कि ऑफर सिर्फ वही इंसान एक्सेप्ट कर सकता है जिसको वो एड्रेस किया गया है। समझ रहे हो? मतलब अगर कोई मुझे स्पेसिफिकली कोई ऑफ़र दे रहा है, जैसे मान लो कोई पर्सन बोल रहा है कि गौरव यादव मैं तुम्हें ये ऑफ़र दे रहा हूँ, क्या तुम्हें एक्सेप्टेड है? तो कोई और तीसरा बंदा आके नहीं बोल सकता कि मुझे एक्सेप्टेड है, मुझे एक्सेप्टेड है और कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ऐसे नहीं होता। अगर एड्रेस किया एक स्पेसिफिक पर्सन को तो वही एक्सेप्ट कर सकता है। अब बोल्टन वर्सेस जोन में क्या हुआ था, जो डिफेंडेंट था उसने एक रिटन ऑर्डर
डिफेंडेंट कौन था? जोन्स था। जोन्स ने एक रिटन ऑर्डर कुछ सामान के लिए एक शॉप पे भेजा जो शॉप ब्रोकलहर्स्ट ओन करता था, ठीक है, और जो रिटन ऑर्डर था वो एड्रेस्ड भी था ब्रोकलहर्स्ट को बाय हिज नेम। तो जोन्स ने एक ऑर्डर भेजा ब्रोकलहर्स्ट को एड्रेस्ड बाय हिज नेम, लेकिन क्या हुआ, ब्रोकलहर्स्ट ने पहले ही उसी दिन अपनी दुकान बेच दी थी बोल्टन को, और बोल्टन के पास पहुंच गया वो रिटन ऑर्डर। बोल्टन ने देखा नाम ब्रोकलहर्स्ट का है, लेकिन उसने सोचा कि यार ब्रोकलहर्स्ट के नाम पे है तो क्या मैं ही फुलफिल कर देता हूँ, थोड़ा धंधा मैं ही कर लेता हूँ क्योंकि अब दुकान तो मेरी हो ही गई। तो उसने वो गुड्स डिलीवर कर दिए जो मांगे गए थे उस ऑर्डर में जोन्स को, और उसने जोन्स को बताया नहीं कि भाई ये मैं बोल्टन भेज रहा हूँ, ब्रोकलहर्स्ट नहीं भेज रहा है। तो ये बोल्टन ने यहाँ पे कर दी गलती। उसको बताना चाहिए था कि मैं बोल्टन हूँ, मैं ब्रोकलहर्स्ट नहीं हूँ, ताकि जोन्स अगर चाहे तो एक्सेप्ट ना करे। अब जोन्स को तो ऐसा लगा ब्रोकलहर्स्ट ने सामान भेजा है। जब बोल्टन ने उस सामान के पैसे मांगे तो जोन्स ने मना कर दिया। जोन्स ने रीजनिंग दी कि भाई जब मैंने ब्रोकलहर्स्ट को ऑर्डर दिया था तो मेरा उससे पुराना कुछ उधार था और मैंने सोचा कि वो उधार सेट ऑफ हो जाएगा। अब तुम्हारे से मेरा उधार नहीं है तो मैं इसका पेमेंट थोड़ी ना करूँगा क्योंकि मैं ब्रोकलहर्स्ट को भी नहीं करता। तो कोर्ट ने भी यही बोला कि डिफेंडेंट जो कि जोन्स है वो लायबल नहीं होगा प्राइस के लिए, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, क्योंकि वही वाली बात, ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू होम इट इज एड्रेस्ड। नेक्स्ट केस है कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ये भी काफ़ी लैंडमार्क केस है, काफ़ी फेमस केस है। इसमें क्या हुआ था, कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट निकाले कि कार्बोलिक स्मोक बॉल्स हैं हमारी। स्मोक बॉल्स मतलब एक छोटे छोटे ऐसे, कुछ फोटो में ही देखा है मैंने भी, मतलब गोला सा कुछ होता है, उसमें गैस होती है, वो आपको ऐसे इनहेल करनी पड़ती है। और इन्होंने बोला कि अगर आप 3 बार उसको करोगे 2 हफ्ते तक तो आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। और इस गारंटी के लिए इन्होंने ऐड निकाला। ऐड में इन्होंने ये एक 100 पाउंड का रिवॉर्ड भी रखा, और इन्होंने ये भी बोला कि 1000 पाउंड डिपॉजिट हमने कर दिए हैं बैंक में, ताकि जो भी ये रिवॉर्ड लेने आए तो उसको उसके हमने अलग से पैसे निकाल के रख दिए, इतनी इन्होंने गारंटी दे दी। तो एक लड़की थी कार्लाइल ने ये स्मोक बॉल खरीदी और यूज़ करा ऐसे ही 3 टाइम्स डेली फॉर 2 वीक्स, ठीक है, और तब भी उसको हो गया फ्लू। तो उसने अपना रिवॉर्ड जाके क्लेम करा, बोले मेरे को मेरे 100 पाउंड दे दो, तुमने बोला वैसा मैंने किया और मेरे को तब भी फ्लू हो गया। तो कंपनी ने बोला कि हमारा ऑफर तो था लेकिन आपकी एक्सेप्टेंस ही नहीं थी, और आपकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो फिर हम कैसे कॉन्ट्रैक्ट मान लें, तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो कोर्ट ने बोला कि प्लेंटिफ ने जो एडवर्टाइजमेंट में कंडीशंस थी ना, कंडीशन क्या थी, 3 टाइम डेली फॉर 2 वीक, ये कंडीशन उसने कंप्लीट कर दी, तो एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया। क्योंकि ये जो आपका ऐड था ना, ये जनरल ऑफर था, और जनरल ऑफर की एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट दे दी जाती है, पर्सनली आके नहीं दे दी जाती। तो कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल में इसको कॉन्ट्रैक्ट माना गया और 100 पाउंड का रिवॉर्ड दे दिया गया कार्लाइल को। तो ये केस किसके रिगार्डिंग है, ये केस है जनरल ऑफर के रिगार्डिंग और एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट के रिगार्डिंग। तो एक्सेप्टेंस में भी ये केस आ जाएगा और ऑफर में भी ये केस आ जाएगा। तो ये केस का जिस्ट है। नेक्स्ट केस है टिन वर्सेस हॉफमैन, जो कि क्रॉस ऑफर का केस है। इस केस में मिस्टर हॉफमैन ने टिन को ऑफर करा कि मेरे से आयरन खरीद लो, और टिन ने साइमल्टेनियसली मिस्टर हॉफमैन को ऑफर करा कि मुझे आयरन बेच दो। तो टिन को आयरन खरीदना है, मिस्टर हॉफमैन को आयरन बेचना है, दोनों सेम ही बात कर रहे हैं, लेकिन शायद दोनों को एक दूसरे के ऑफर की नॉलेज नहीं थी। तो ये एक ऑफर 1 हो गया और ये ऑफर 2 हो गया। तो ये दोनों ऑफर मिलके कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं कि नहीं बनते हैं, ये मेन इशू था। तो कोर्ट ने बोला कि ये जो दोनों है ना, ये क्रॉस ऑफर्स हैं, मतलब ये दोनों अपने आप में ऑफर हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब इनमें से कोई ऑफर की एक्सेप्टेंस आ जाए। लेकिन ये दोनों ही ऑफर ही रह गए और इनकी एक्सेप्टेंस आई नहीं, तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ये है क्रॉस ऑफर का कॉन्सेप्ट। अब काउंटर ऑफर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? काउंटर ऑफर का कॉन्सेप्ट हाइड वर्सेस रेंच में समझो। हाइड वर्सेस रेंच में रेंच ने ऑफर करा कि मेरा खेत खरीद ले हाइड तू 1200 पाउंड में। हाइड ने मना कर दिया। रेंच ने वापस ऑफर करा कि चल 1000 पाउंड में खरीद ले। हाइड ने वापस मना कर दिया। तो ये ऑफर 1 हो गया, ये ऑफर 2 हो गया, दोनों एक ही पार्टी से आए, एक्सेप्टेंस नहीं हुई। उसके बाद हाइड का ऑफर आया कि 950 पाउंड में मैं तेरा खेत खरीद लूंगा। रेंच ने मना कर दिया। तो ये जो 950 पाउंड का ऑफर था ना, ये काउंटर ऑफर था। काउंटर ऑफर किस चीज़ का? ये जो 1000 पाउंड का लास्ट ऑफर था ना, इसका काउंटर था। तो जैसे हाइड ने ये ऑफर दिया 950 पाउंड का, पुराना वाला ऑफर खत्म हो गया। रेंच का अब ऑफर नहीं है, मार्केट में नहीं है, है ना। तो हाइड ने बाद में एक्सेप्ट कर लिया 1000 पाउंड वाला ऑफर,
जो पुराना ऑफर था काउंटर ऑफर से पहले का ऑफर, और उसने बोला चल डन डील समझते हैं, कोई एडिशनल अग्रीमेंट कुछ नहीं, 1000 पाउंड में तेरा खेत मेरा, डन डील। तो इसमें रेंच ने मना कर दिया। तो ये कोर्ट में गई बात, इसने बोला कि भाई तूने 1000 में ऑफर किया था, मैंने बाद में एक्सेप्ट कर लिया, तो क्यों नहीं एक्सेप्टेंस है। तो कोर्ट ने बोला कि जैसे ही आपने काउंटर ऑफर दिया ना, वैसे ही पुराना वाला ऑफर नॉन एग्जिस्टेंट हो गया। तो जैसे ही आप काउंटर ऑफर दे देते हो, पुराने वाला ऑफर खत्म हो जाता है। तो आप काउंटर ऑफर के बाद अगर ये वापस 1000 पाउंड ऑफर करता ना, तो हाइड एक्सेप्ट कर सकता था, पुराने वाले ऑफर के 1000 पाउंड वाली रेट ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑफर अब मार्केट में है ही नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया काउंटर ऑफर का। नेक्स्ट 3 केस जो हम पढ़ेंगे वो है इन्विटेशन टू ऑफर से रिलेटेड। इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है वो आप ऐसे समझो, हार्वी वर्सेस फेसी का केस है। इसमें हार्वी ने कम्युनिकेट किया डिफेंडेंट के साथ, मतलब फेसी के साथ, अबाउट अ हॉल पेन थ्रू टेलीग्राम। उसने टेलीग्राम भेजा, विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। टेलीग्राफ लोवेस्ट कैश प्राइस, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसमें उसी दिन फेसी ने रिस्पॉन्ड कर दिया टेलीग्राम से, और उसने प्राइस बताई पेन की 900 पाउंड। ये 900 पाउंड की प्राइस बताई, मतलब क्वेश्चन 2 आंसर करा। इसने रिप्लाई करा, जो अपेलेंट है उसने रिप्लाई करा, वी अग्री टू बाय बम्पर हॉल पेन फॉर द सम ऑफ 900 पाउंड आस्क्ड बाय यू, प्लीज सेंड अस योर टाइटल डीड इन ऑर्डर दैट वी मे गेट अर्ली पोजेशन। अब इधर जो अपनी पार्टी थी सामने वाली फेसी, उसने सिर्फ प्राइस बताई थी, उसने ये नहीं बोला था मैं आपको 900 में बेच दूंगा। टेलीग्राफ लोएस्ट कैश प्राइस, इसका आंसर है 900 पाउंड। क्या आप हमें बेचोगे ऐसा पूछा है? नहीं। क्या उसका आंसर दिया है? नहीं। तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं बेचूंगा, क्योंकि जो मैंने प्राइस बताई है वो प्राइस बेचने के लिए नहीं थी, वो तो आपके लिए थी ताकि आप मेरे को ऑफ़र कर सको। तो ये जो प्राइस बताना हुआ ना, ये होता है इन्विटेशन टू ऑफ़र। इन्विटेशन टू ऑफ़र मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिससे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मुझे अब ऑफ़र करो, फिर उसके बाद वो ऑफ़र मैं एक्सेप्ट करूँ कि ना करूँ वो मेरी चॉइस है। तो ये हो गया इन्विटेशन टू ऑफ़र। इन्विटेशन टू ऑफ़र और क्या होता है, अब जैसे इन्विटेशन टू ऑफ़र फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट कैश केमिस्ट लिमिटेड में डिसाइड हुआ था कि आप दुकान में जाते हो, तो दुकान में जाने पे हर चीज़ पे एक प्राइस टैग लगा होता है ना, वो प्राइस टैग भी इन्विटेशन टू ऑफ़र होता है। अब दुकान में गए, वहाँ को आइटम है, उस पर प्राइस टैग लगा है 200 रुपये। तो ऐसा नहीं है कि 200 रुपये आप दुकान वाले को दोगे तो आपको बेचेगा ही बेचेगा, उसकी लाइबिलिटी है क्योंकि आपने एक्सेप्टेंस दे दी और कॉन्ट्रैक्ट बन गया। नहीं, वो प्राइस टैग है इन्विटेशन टू ऑफ़र, और अब आप उसे ऑफ़र दोगे प्राइस का, तब वो एक्सेप्ट करेगा, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और सामान आपका होगा। इसी तरह अगर ऑक्शन की बात करें तो हैरिस वर्सेस निकरसन में क्या हुआ था, डिफेंडेंट ने एडवर्टाइज़ किया था, मतलब निकरसन ने एडवर्टाइज़ किया था ऑक्शन में उसने डिटेल्स भी दी थी कि ये सामान मैं ऑक्शन करूँगा। प्लेंटिफ अटेंड करने आया ऑक्शन काफ़ी दूर से, और जो गुड्स मेंशन किए थे एडवर्टाइजमेंट में, उसमें से बहुत सारे गुड्स ऑक्शन से विड्रॉ कर लिए गए, ऑक्शन में बेचे ही नहीं गए। तो प्लेंटिफ ने, मतलब हैरिस ने सू करा निकरसन को, बोला कि भाई मैं इतनी दूर तेरा ऑक्शन अटेंड करने आया तो उसका मेरे को एक्सपेंसेस दे तू। तो इधर कोर्ट ने बोला कि जो निकरसन ने ऑक्शन का ऐड दिया था ना, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म करता है, समझ रहे हो। वो एडवर्टाइजमेंट सिर्फ इन्विटेशन टू ऑफर था कि आके ऑफर दो और सामान बिक गया तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा। वो एडवर्टाइजमेंट इन इटसेल्फ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, समझ गए। वो एडवर्टाइजमेंट सिर्फ इन्विटेशन टू ऑफर है। तो ऑक्शन में जब आप प्राइस कुछ बताते हो ना कि ये इतने में मैं खरीदना चाहता हूँ, तो वो आप ऑफर दे रहे हो, फिर वहाँ से वो जो हथौड़ा मारता है पिक्चरों में देखा है ना, वो एक्सेप्टेंस होती है, समझ गए, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो ये इन्विटेशन टू ऑफर के 3 केस हो गए। इसके बाद नेक्स्ट केस है राम्सगेट विक्टोरिया होटल वर्सेस मॉन्टेफियरो। इसमें क्या हुआ था, अपने मॉन्टेफियरो थे, उनको शेयर खरीदने थे कंप्लेनेंट के होटल में, मतलब राम्सगेट विक्टोरिया होटल के शेयर्स खरीदने थे, उसको जो स्टॉक मार्केट होता है ना उस टाइप के शेयर्स खरीदने थे। तो इन्होंने एक ऑफर भेजा राम्सगेट विक्टोरिया होटल को, और एक डिपॉजिट भी करा दिया बैंक अकाउंट में कि भैया जून में मुझे सर्टेन प्राइस पे आपके शेयर्स खरीदने, तब इनके शेयर की प्राइस कुछ होगी। ये ऑफर राम्सगेट विक्टोरिया होटल ने एक्सेप्ट करा 6 महीने बाद, और उनको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजा। तब तक उनके शेयर की प्राइस काफ़ी गिर गई थी, और जितने में मॉन्टेफियरो को पहले खरीदना था जून में 6 महीने पहले, उतने नहीं थे। तो मॉन्टेफियरो ने मना कर दिया कि नहीं, मेरे को अब नहीं खरीदने। तो प्लेंटिफ ने बोला कि भाई आपने ऑफ़र किया था 6 महीने पहले और आपने विड्रॉ भी नहीं किया ऑफ़र, तो एक्सेप्टेंस करने का हमारा हक है, और हमने एक्सेप्ट कर लिया ऑफ़र जो कि आपने विड्रॉ नहीं किया था बाय द वे, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा।
कोर्ट ने बोला कि देखो ऑफर उसने किया था और विड्रॉ नहीं किया, वो भी बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार ऑफर कर दिया और विड्रॉ नहीं किया तो वो जीवन काल तक वैलिड रहेगा। एक वैलिडिटी होती है जो केस टू केस डिपेंड होती है, ठीक है, जो एक रीजनेबल वैलिडिटी होती है, उसके बाद ऑफर एक्सपायर हो जाता है। ऑफर हमेशा जीवन भर नहीं रहता है, ऑफर एक रीजनेबल टाइम के बाद, वो रीजनेबल टाइम केस टू केस डिपेंड करता है। और इधर शेयर्स की बात है तो 6 महीने से बहुत कम है, क्योंकि 6 महीने में शेयर्स की प्राइस बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। तो इधर 6 महीने मोर देन रीजनेबल टाइम है ऑफर एक्सपायर होने के लिए, और मॉन्टेफिरियो का ऑफर एक्सपायर हो चुका है। तो भाई दोनों पार्टी का इंटेंशन भी है कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, और एक पार्टी ने ऑफर भी दे दिया, वैलिड ऑफर दे दिया, कम्युनिकेट भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो अब दूसरी पार्टी क्या करेगी? दूसरी पार्टी देगी एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस का पहला हमारा केस है फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले, जिसमें बोला गया था कि साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। इस केस में एक जनाब ने ऑफर दिया था घोड़ा खरीदने के लिए, और वो घोड़ा खरीदने के लिए इन्होंने लेटर में लिखा था कि ये प्राइस में मैं आपका घोड़ा खरीदना चाहता हूँ, अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो मैं ऐसा मानूंगा कि आपने मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। तो ऑब्वियसली भाई सामने वाला बंदा बिजी था तो उसने रिप्लाई नहीं किया, लेकिन उसको बेचना नहीं था, उसकी एक्सेप्टेंस नहीं थी। तो इस बंदे ने बोला कि आपने तो रिप्लाई नहीं किया, तो एक्सेप्टेंस आपने दे दी, तो अब घोड़ा दो। जब उसने घोड़ा नहीं दिया तो ये कोर्ट चले गए। तो कोर्ट ने बोला कि भैया आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप बोल दो साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। साइलेंस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस या तो एक्सप्रेस होगी या इम्प्लाइड होगी। कुछ नहीं करने को आप एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते हो, क्योंकि ऐसे तो फिर आप दुनिया भर में लेटर लिख दोगे, 5 रुपये में मेरे को वो बेच दो, 10 रुपये में मुझे वो बेच दो, और आपने अगर रिप्लाई नहीं किया तो एक्सेप्टेंस मान लूँगा। तो वो सब फिर लायबल थोड़ी ना हो जाएंगे कि आपको बेच दें वो सामान जो आपने रेट बोली है। तो एक्सेप्टेंस हमेशा इम्प्लाइड या एक्सप्रेस होगी, साइलेंस कभी एक्सेप्टेंस नहीं होगा। फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले में डिसाइड हुआ था। सेकंड केस है पावेल वर्सेस ली। इसमें डिसाइड हुआ था कि एक्सेप्टेंस हमेशा ऑफर ही देना चाहिए। मतलब एक बंदा जो ऑफर करता है वो होता है ऑफरर, ठीक है, और जिसको ऑफ़र किया जाता है वो होता है ऑफरी। तो जिसको ऑफ़र किया जाएगा वही तो एक्सेप्टेंस देगा। इस केस में ये हुआ था कि पावेल ने अप्लाई किया था फॉर जॉब ऑफ हेडमास्टर ऑफ अ स्कूल। तो जो सिलेक्शन बोर्ड था उसी में से एक स्कूल मैनेजर है, उसने अपनी अनऑफिशियल कैपेसिटी में आउटसाइड हिज अथॉरिटी इंटरव्यू के बाद आके बता दिया कि पावेल तेरे को हमने ले लिया, सेलेक्ट कर लिया है। ऑफिशियली जो सिलेक्शन बोर्ड है उसने नहीं बताया था, उसके एक मेंबर ने अनऑफिशियली बताया था। तो ऑफिशियल ऑफरी यहाँ पे कौन है? सिलेक्शन बोर्ड। बताया किसने? स्कूल मैनेजर ने आउटसाइड हिज अथॉरिटी। तो पावेल खुश हो गया कि भाई मैं हेडमास्टर बन गया, लेकिन बाद में सिलेक्शन बोर्ड ने अपना डिसीजन चेंज कर लिया और किसी और को अपॉइंट कर दिया। तो पावेल गुस्सा हो गया कि आपने पहले मुझे एक्सेप्ट करा और फिर अब आप अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हो किसी और को लेके। तो इधर जब कोर्ट में मामला गया तो बोला गया कि एक्सेप्टेंस ऑफरी ने नहीं दी थी, और ऑफरी कौन था? बोर्ड। एक्सेप्टेंस दी थी स्कूल मैनेजर ने, और एक्सेप्टेंस हमेशा उसी से आनी चाहिए, तभी वैलिड एक्सेप्टेंस होगी जिसको ऑफर किया गया है। तो यहाँ पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ही नहीं होता है। अगर सिलेक्शन बोर्ड एक्सेप्टेंस दे के बाद में किसी और को अपॉइंट करता तो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता, लेकिन अभी तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो ब्रीच कहाँ से होगा। नेक्स्ट केस है ब्रॉकटन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे। इसमें बात हुई थी इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस की। तो इसमें इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस कैसे होगी? अब जैसे कि मैंने आपको बताया साइलेंस तो एक्सेप्टेंस नहीं होगी, लेकिन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हो सकती है। जरूरी नहीं है कि एक्सेप्टेंस बोलने पे एक्सेप्टेंस हो, अपनी हरकतों से, अपने कंडक्ट से भी एक्सेप्टेंस मानी जा सकती है। जैसे इस केस में एक ऑफर था इन फॉर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। द कॉन्ट्रैक्ट वाज अमेंडेड एंड सेंड बैक एज काउंटर ऑफर। तो मतलब ब्रॉकटन ने मेट्रोपॉलिटन रेलवे को कॉन्ट्रैक्ट भेजा, मेट्रोपॉलिटन रेलवे ने ब्रॉकटन को फिर काउंटर ऑफर भेजा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अमेंड करके भेजा, फिर वापस भेजा, ऐसे ऐसे भेज के फाइनली जो लास्ट पार्टी के पास काउंटर ऑफर गया, जो कॉन्ट्रैक्ट गया, उसमें कुछ टर्म्स लिखी थी। तो उन्होंने वो एक्सेप्ट करने का तो नहीं दिया डिटेल कुछ कि हमने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस कैरी आउट करा ऑन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। मतलब वही जो फाइनल जो कॉन्ट्रैक्ट था ना काउंटर ऑफर का, वही उन्होंने सब मान लिया और उसी हिसाब से बिजनेस वो करते गए। तो कोर्ट ने बोला कि वो जो इन्होंने बिजनेस उसकी टर्म्स के हिसाब से करना चालू कर दिया, और ये जो मतलब डे टू डे ट्रांजैक्शन उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर हो रहे हैं तो ये इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है। अलग से बताना जरूरी नहीं है कि एक्सेप्टेंस है। जैसे समझ गए, जैसे दुकान पे मैं जाऊँ और मैं बोलूँ ये पार्ले जी का पैकेट मुझे 5 रुपये में बेचोगे क्या, और 5 रुपये वहाँ रख दूँ, वो 5 रुपये उठा ले और पार्ले जी का पैकेट दे दे, तो मतलब उसने मेरे को बेच दिया, एक्सेप्टेंस है उसकी वो 5 रुपये की। समझ गए? तो यहाँ पे इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है।
नेक्स्ट केस है डिकिंसन वर्सेस डॉड्स। इसमें सिंपल सी बात है, ये तो कुछ ज़्यादा है ही नहीं, नो एक्सेप्टेंस मतलब नो कॉन्ट्रैक्ट। डॉड्स ने डिकिंसन को अपना घर ऑफर करा 800 पाउंड में बेचने के लिए। उसने बोला कि ऑफर फ्राइडे तक ओपन है, लेकिन उसने ये बोलने के बाद थर्सडे को किसी और को घर बेच दिया। तो डिकिंसन ने सू कर दिया डॉड को फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये कि ऑफर फ्राइडे तक ओपन रखना था, तो थर्सडे को बेच के मतलब आपने ये जो फ्राइडे तक वाली बात है इसको ब्रीच कर दिया। तो कोर्ट ने बोला कि ऑफर ओपन जो रखना था ना फ्राइडे तक, वो सिर्फ एक प्रॉमिस था, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, क्योंकि उसने प्रॉमिस करा कि वो फ्राइडे तक ओपन रखेगा घर को, लेकिन सामने वाली पार्टी ने ना तो कोई एक्सेप्टेंस दी ना कंसिडरेशन दी, तो वो प्रॉमिस है। अगर सामने वाली पार्टी कोई कंसिडरेशन दे देती फ्राइडे तक ओपन रखने का या एक्सेप्टेंस दे देती, कुछ हो जाता है ऐसा, मतलब ट्रांजैक्शन होता, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट मानने का स्कोप था। लेकिन इधर तो सिर्फ एक प्रॉमिस है, कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सिंपल सा केस है। एक्सेप्टेंस का 5वां केस है भगवान दास केडिया वर्सेस गिरधारी लाल एंड कंपनी, एक्सेप्टेंस बाय टेलीफोन। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इससे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ बना है ना, जैसे अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी है, वो भी काफ़ी पुराना है। टेलीफोन वेलीफोन तब हुआ नहीं करते थे, तो जब टेलीफोन आया तो थोड़ा चेंज आया रूल में। तो टेलीफोन से पहले क्या सीन था, सेक्शन 4 लगता था। तो सेक्शन 4 का एक्सेप्शन है भगवान दास केडिया वर्सेस गिरधारी लाल एंड कंपनी। ये बात करता है टेलीफोन से मतलब है इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन, मतलब पहले सिर्फ लेटर में होता था कम्युनिकेशन, लेटर पोस्ट करते हैं फिर जाता है, टाइम लगता है। फिर जब ये टेलीफोन आ गया, फैक्स मशीन आ गई, तो इंस्टेंट हो गया ना, कि जैसे भेजा वैसे ही पहुंच गया। तो रूल थोड़े चेंज कर दिए। सेक्शन 4 पढ़ लो पहले क्या बोलता है। सेक्शन 4 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बोलता है, द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट as against the proposer when it is put in a course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor। अब मान लो ये बंदे ने ऑफ़र करा है, ये प्रपोजर है, ठीक है, ये इसको ऑफ़र कर दिया बी को। अब ये बी ने अपनी एक्सेप्टेंस भेजी, ठीक है, और ये एक्सेप्टेंस इसने जैसे ही यहाँ पे पोस्ट बॉक्स में उसने लेटर डाल दिया, ठीक है, और इसकी पावर से बाहर चला गया, वैसे ही ए के कॉन्टेक्स्ट में वो हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस। थोड़ा अजीब सा रूल है, लेकिन सेक्शन 4 ये बोलता है, द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर when it is put in course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor। B की पावर से बाहर चला जाएगा, वैसे ही A के कॉन्टेक्स्ट में वो हो जाएगा कंप्लीट, और जब A के पास पहुंच जाएगा तो B के कॉन्टेक्स्ट में हो जाएगा। ये सेक्शन 4 बोलता है। अब टेलीफोन में क्या अलग है, टेलीफोन के केस में, या फिर आप बोलना चाहो तो इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन के केस में, द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट ओनली व्हेन द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड। जब सेंड की तब नहीं, जब रिसीव की तब, क्लियरली हर्ड एंड अंडरस्टूड। तो यही वाला एग्जांपल ले लो, बी ने अपनी एक्सेप्टेंस ए को दी, इस बार लेटर से नहीं फ़ोन से दी। तो जब ए सुन लेगा ना यहाँ पे क्लियरली, तभी वो एक्सेप्टेंस ए के अगेंस्ट पूरी होगी, और वो एक्सेप्टेंस भी ऐसा माना जाएगा डीम्ड टू बी मेड एट द प्लेस वेयर एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड और हर्ड। तो ये अलग रूल है थोड़ा सेक्शन 4 से, जो लेटर के कॉन्टेक्स्ट में बात करता है। तो ये बताया गया था भगवान दास केडिया वर्सेस गिरधारी लाल एंड कंपनी। ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, टेलीफोन से रिलेटेड एक्सेप्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा केस है, तो भगवान दास केडिया वर्सेस गिरधारी लाल एंड कंपनी। तो गाइस, पार्टी का इंटेंशन भी है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने का, एक पार्टी ने ऑफर भी दे दिया, दूसरी पार्टी ने एक्सेप्टेंस भी दे दी। तो अब सवाल उठता है कंसिडरेशन का। फर्स्ट केस कंसिडरेशन का हम पढ़ेंगे केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। ये फ्यूचर कंसिडरेशन के ऊपर बेस्ड केस है। इस केस में इशू था कि चैरिटेबल पर्पस के लिए जो प्रॉमिस करते हैं वो एनफोर्सेबल होते हैं क्या, क्योंकि देखो चैरिटेबल पर्पस के लिए अगर आप प्रॉमिस कर रहे हो तो बस वो आपका प्रॉमिस है, सामने से कोई कंसिडरेशन नहीं आती, क्योंकि आप चैरिटी कर रहे हो। नॉर्मली नहीं होता एनफोर्सेबल, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए सामने से भी कोई कंसिडरेशन आनी चाहिए। लेकिन केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद में ऐसा हुआ था कि सामने वाली पार्टी ने बोला था कि हमको टाउन हॉल कंस्ट्रक्ट करना है, उसके लिए आप फ्यूचर में पैसे दे दोगे क्या, ठीक है, हम अभी कंस्ट्रक्शन चालू कर देते हैं, आप बाद में पैसे दे देना। था वो चैरिटी का ही काम, लेकिन क्योंकि इन्होंने कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन हॉल चालू कर दिया था, मतलब इन्होंने अपनी साइड से कुछ काम कर दिया था, तो ये काम स्टार्ट होने के बाद
अब सामने वाली पार्टी पलट नहीं सकती अपनी फ्यूचर कंसिडरेशन देने से, ठीक है। अगर ये चैरिटी में मांगते और इन्होंने कुछ किया नहीं होता तो सामने वाली पार्टी पलट जाती तो शायद इन्फोर्सेबल नहीं होता, लेकिन इधर इन्होंने अपनी जेब से पैसे लगा दिए हैं आपके प्रॉमिस के बेसिस पे, तो इस केस में इन्फोर्सेबल होगा। ऐसा एक और केस है डोरास्वामी अय्यर वर्सेस ए अय्यर। इसमें भी केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद जैसे टेंपल रिपेयर के लिए सब्सक्रिप्शन इनवाइट किए गए, लेकिन इसमें टेंपल रिपेयर का काम ऑलरेडी प्रोग्रेस में था। मतलब जब सब्सक्रिप्शन मांगा गया ना, जब वो प्रॉमिस हुआ पैसे देने का, तब वो काम ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में था। तो अगर वो पैसे मिल रहे होते कि नहीं मिल रहे होते, वो काम तो करना ही पड़ता, मतलब कर ही रहे थे वो ऑलरेडी, तो वो काम इनके प्रॉमिस के बेसिस पे नहीं चालू हुआ, तो इनकी इधर लाइबिलिटी नहीं होती। तो डोरास्वामी अय्यर वर्सेस ए अय्यर और केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद में ये अंतर है कि दोनों में फ्यूचर कंसिडरेशन थी, लेकिन एक केस में फ्यूचर कंसिडरेशन के बेसिस पे काम चालू हो गया था और एक में काम ऑलरेडी चल रहा था, वो कंसिडरेशन के बेसिस पे काम चालू नहीं हुआ था, पहले से ही चल रहा था। तो इस केस में वो इन्फोर्सेबल होगी फ्यूचर कंसिडरेशन और इस केस में नहीं होगी। नेक्स्ट केस है हमारा चैपल एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस नेस्ले कंपनी लिमिटेड। ये बात करती है एडुकेट कंसिडरेशन की। नेस्ले क्या कर रहा था, म्यूजिक रिकॉर्ड दे रहा था इन एक्सचेंज ऑफ रैपर्स। तो किसी तरह इशू उठा कि रैपर के बदले आप कुछ सामान दे रहे हो तो रैपर इनफ कंसिडरेशन हो सकती है कि रैपर तो एक्चुअली कचरा है। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि कंसिडरेशन होनी चाहिए, एडुकेट हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो इसमें एक बात समझो कि केस टू केस डिपेंड करता है। मान लो सामने वाली पार्टी कंटेंट कर रही कि कोर्शन से हुआ है कॉन्ट्रैक्ट या फ्रॉड से हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, तो वो एज अ प्रूफ दिखा सकती है कि देखो कंसिडरेशन एडुकेट नहीं मिली तो उसने मेरे सर पे बंदूक रख के कॉन्ट्रैक्ट करा था, तो वहाँ पे ये काम आ सकती है चीज़। लेकिन अगर बाकी सब ठीक है तो भले ही इनएडुकेट भी हो, भले ही कोई आप 1 रुपये में बंगला बेच दो किसी को, तो वो लीगल होगा, समझ गए। नेक्स्ट केस है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। ये बात करता है कि कंसिडरेशन शुड बी एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर। अब इसके फैक्ट ऐसे हैं कि कलेक्टर ने, जो डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर है, उसने ऑर्डर दिया गंज एरिया में दुकान बनाने का एक आदमी को। फिर उस आदमी ने दुकानें बनाने को कंसिडरेशन दिखा के कमीशन लेना स्टार्ट कर दिया जो इंसान उस दुकानों में सामान बेच रहे थे उनसे। कोर्ट ने हेल्ड किया कि दुकानें बनाने को कंसिडरेशन नहीं कंसिडर किया जा सकता क्योंकि वो एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर नहीं हुए हैं। जिनसे कमीशन लिया जा रहा है उनके डिज़ायर पे नहीं हुआ है, वो कलेक्टर के डिज़ायर पे हुआ है। तो बेसिकली कंसिडरेशन ऑन डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर होनी चाहिए। कोई थर्ड पर्सन के ऑर्डर को कंसिडरेशन का मुखौटा पहना के फ़ायदा नहीं उठा सकते हो आप, जैसे इस केस में उठाया जा रहा था, समझ गए। तो जिस आदमी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके डिज़ायर पर ही कंसिडरेशन होनी चाहिए। किसी और के डिज़ायर पे कंसिडरेशन करके उसको ऐसे आप उल्लू नहीं बना सकते हो, ठीक है, कि जैसे दिखा दो कि उसके डिज़ायर पे हुई है, तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट केस है कंसिडरेशन मूविंग फ्रॉम थर्ड पर्सन, चिन्नैया वर्सेस रमैया। अब इस केस के फैक्ट ऐसे समझो, ए थी एक ओल्ड लेडी, ठीक है, ये ओल्ड लेडी है। ये ओल्ड लेडी ने अपनी एस्टेट दे दी अपनी डॉटर को। किस शर्त पे दी? इस शर्त पे दी कि ये डॉटर हर साल कितने रुपए? 653 रुपये, ठीक है, ये 653 रुपये अपने अंकल को देगी। अंकल कौन? इसकी मदर के भाई। तो माँ ने एस्टेट दी डॉटर को इस शर्त पे कि डॉटर 653 रुपये अंकल को देगी हर साल। और उसी दिन जाके डॉटर ने और अंकल ने आपस में इसी बात का कर लिया कॉन्ट्रैक्ट कि ये इसको पैसे देगी। लेकिन बाद में ये डॉटर पलट गई कि मैं तो नहीं दूंगी इनको पैसे, अंकल को कुछ भी, क्योंकि मैं इनको 653 रुपये दे रही हूँ लेकिन ये मुझे बदले में कंसिडरेशन कुछ दे ही नहीं रहे, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, कंसिडरेशन होनी चाहिए। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो ये माँ ने इसको एस्टेट दी है ना, ये कंसिडरेशन है अंकल को पैसे देने की। और ये पूरा इशू इसलिए उठा क्योंकि इंग्लिश लॉ में देयर इज प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। इसका मतलब होता है कि कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी एंड प्रोमिसर ओनली, अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट और थर्ड पर्सन कैन नॉट फर्निश कंसिडरेशन। ये डिसाइड होता है ट्विडल वर्सेस एटकिंसन में। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कंसिडरेशन का इंडियन लॉ में और इंग्लिश लॉ में, और इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो एकदम जिस्ट था जब अपन कंसिडरेशन पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट में। तो गाइज अपन ने कर लिया इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और लॉफुल कंसिडरेशन। अब बात करें तो अगली चीज़ है कॉम्पिटेंट पार्टीज़। कॉम्पिटेंट पार्टीज़ मतलब जो दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। कॉम्पिटेंट मतलब लॉ उनको अलाउ करना चाहिए कि भाई हाँ भाई तुम कॉन्ट्रैक्ट कर लो, तुम्हें परमिशन है। अब जैसे माइनर्स को परमिशन नहीं है, इनसेन पर्सन को परमिशन नहीं है, और भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उनसे भी कोई पार्टीज़ इनकॉम्पिटेंट हो जाती हैं। तो यहाँ पे अपन बेसिकली बात कर रहे हैं कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट की।
कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में पहला और शायद माइनर से रिलेटेड जो केस लॉ है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ है मोहिरी बीबी वर्सेस दामोदरदास घोष। अब इस केस में बहुत सारे इशू थे। मेन बात ये थी कि एक माइनर बच्चा था और उसका अग्रीमेंट था एक मेजर आदमी से। तो अग्रीमेंट क्यों बोल रहे हैं अपन इधर, क्योंकि माइनर और मेजर का कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही नहीं सकता है, तो अग्रीमेंट था। तो पहला तो यही इशू था कि कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्या माइनर के साथ, तो नहीं हो सकता। माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर होगा तो वो वॉइड अब इनिशियो होगा, मतलब वो ऐसे माना जाएगा कि कभी था ही नहीं। अब इस केस में क्या हुआ था, ये माइनर ने कुछ बेनिफिट ले लिया था उस अग्रीमेंट के थ्रू, ठीक है, इस बंदे से। तो इधर इस बंदे ने इशू उठाया कि भैया देखो 64-65 के अंडर में मेरे को रेमेडी मिलेगी क्या। सेक्शन 64 क्या बोलता है, ये दो बंदे हैं, इनमें से एक बंदे ने रिसेशन कर लिया कॉन्ट्रैक्ट का, मतलब वॉइडेबल था इसके ऑप्शन पे, तो इसने वॉइडेबल कर दिया। सामने वाले की कोई गलती हो गया, कोई रीज़न होंगे, तो इसने वॉइडेबल कर दिया। तो अब इस बंदे को जो बेनिफिट्स मिले ना वो इसको ही वापस रिटर्न करेगा। सेक्शन 64 ये बोलता है। सेक्शन 65 इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करता है लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की। तो इधर भी अब ये माइनर को जो बेनिफिट मिले हैं तो इन सेक्शंस के अंडर में जो ये बेनिफिट मिले हैं वो वापस यहाँ रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा। तो इधर कोर्ट ने बोला कि वो रिटर्न नहीं करेगा। अगर इन केस मान लो ये माइनर के साथ होता अग्रीमेंट लेकिन कंसेंट के साथ होता इसके पेरेंट्स की, तो फिर इसके पेरेंट्स को वो बेनिफिट रिटर्न करना पड़ता। लेकिन अगर माइनर के पेरेंट्स का कुछ उसका रोल नहीं है, माइनर के पेरेंट्स को पता ही नहीं है और एक मेजर ने माइनर के साथ अग्रीमेंट करा है तो और उसने कुछ बेनिफिट लिया है माइनर ने, तो वो रिटर्न नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड अब इनिशियो होगा। ठीक है, बेसिकली माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना इज़ अ नो, क्योंकि कोर्ट आपको कोई रेमेडी नहीं देगा। तो मोहिरी बीबी वर्सेस दामोदरदास घोष का था पूरा जेस्ट की कॉन्ट्रैक्ट करोगे माइनर के साथ तो वॉइड अब इनिशियो होगा, प्लस माइनर को अगर कोई बेनिफिट मिल गया होगा तो वो रिटर्न भी नहीं करेगा। नेक्स्ट केस है लेस्ली लिमिटेड वर्सेस शेल, इक्विटेबल डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन की इसमें बात हुई है। इस डॉक्ट्रिन का माइनर के रिगार्ड में क्या, इसमें भी माइनर का ही सीन है अपना, ठीक है। तो इस डॉक्ट्रिन का माइनर के कॉन्टेक्स्ट में क्या रिलेशन है, क्या बोलना चाह रही है ये माइनर बंदा है, ये अपना मेजर बंदा है, इन दोनों ने अग्रीमेंट करा और अग्रीमेंट के थ्रू इसने इसको कुछ गुड्स दिए, ठीक है, कुछ सामान दिया इसने इसको और इसको मिल गया। अब अपन ने पिछले वीडियो में देखा है कि कोई भी माइनर को बेनिफिट मिल जाएगा तो वो रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन इधर एक कंडीशन है। अगर माइनर ने अपनी एज मिस रिप्रेजेंट करी है, मान लो ये 16 साल का है लेकिन इसने अग्रीमेंट करते हुए बताया कि मैं 19 साल का हूँ, तो इसकी नज़रों में मेजर है। तो अगर इसने ऐसा करा और कुछ गुड्स लिए हैं तो इसको रिटर्न करने पड़ेंगे, लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। नंबर 1 कंडीशन तो ये है कि माइनर ने अपनी एज मिस रिप्रेजेंट की होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि माइनर ने वो जो गुड्स है वो बेचे नहीं होने चाहिए, उसके बदले पैसे नहीं लेने चाहिए, मतलब बेसिकली वो गुड्स माइनर के पोजेशन में होने चाहिए और ट्रेसेबल होने चाहिए उसके पोजेशन में। तीसरी कंडीशन है कि माइनर ने वो गुड्स एक्सचेंज नहीं किए होने चाहिए या बेचे नहीं होने चाहिए कैश के बदले, क्योंकि कैश पे ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि रेस्टिट्यूशन स्टॉप्स व्हेन रीपेमेंट बिगिंस। रेस्टिट्यूशन स्टॉप्स व्हेन रीपेमेंट बिगिंस का मतलब है कि मान लो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि ये इसको गुड्स देगा और ये इसको बदले में पैसे देगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पे रेस्टिट्यूशन कर रहे हैं पहले वाले बंदे की पोजीशन का जो इस पूरे अग्रीमेंट से पहले थी। तो मतलब गुड्स इसने इसको दिए तो ये गुड्स ही रिटर्न में इसको मिल जाएं। अगर गुड्स नहीं है, इसने बदल लिए पैसे के बदले, तो ये पैसे रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि फिर वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स कराना हो गया ना, क्योंकि रियल कॉन्ट्रैक्ट भी वही था कि गुड्स के बदले पैसे मिलेंगे। और दूसरा रीज़न ये है कि पैसे रिटर्न नहीं करने कि एग्जैक्ट जो गुड्स इसने दिए हैं ना वही होने चाहिए। अब इसने इसको पैसे ही दिए हों मान लो, ठीक है, तो अब एग्जैक्ट वही वाले पैसे ये रिटर्न नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि आप जो पैसे होते हैं ना, मनी जो होता है वो ट्रेसेबल नहीं होता कि जो पैसे इसने दिए थे वही पैसे रिटर्न कर रहा है। तो दो ही कंडीशन है कि मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज होना चाहिए और जो गुड्स और प्रॉपर्टी है वो पोजेशन में होनी चाहिए माइनर के और ट्रेसेबल होनी चाहिए। लेस्ली लिमिटेड वर्सेस शेल में ये हुआ था कि इसने 400 पाउंड्स ले लिए थे, ठीक है, इस बंदे से, और लॉर्ड समनर जो थे उनने डिसीजन में बोला था कि देखो अगर मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज है तो अच्छी बात है, रिटर्न हो सकता है, लेकिन गुड्स या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और उन्हीं ने ये लाइन बोली थी रेस्टिट्यूशन स्टॉप्स व्हेन रीपेमेंट बिगिंस। और ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस केस लॉ में किस जज ने ये लाइन बोली, ठीक है, थोड़ा डीप का क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी फेमस लाइन है, कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन पेपर्स में आ जाती है, तो ये पता होना चाहिए। तो किस केस में बोली गई थी ये लाइन, लेस्ली लिमिटेड वर्सेस शेल। किसने बोली थी ये लाइन, बोली थी लॉर्ड समनर ने, SUMNER। राइटिंग मेरी थोड़ी ख़राब है लेकिन मेरी आवाज़ एकदम साफ़ है, तो ये मत बोलना कि सर समझ नहीं आया। लॉर्ड समनर, SUMNER।
तो ये हो गया लेस्ली लिमिटेड वर्सेस शेल का केस, जिसमें इक्विटेबल डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात हुई थी और ये लाइन रेस्टिट्यूशन स्टॉप्स व्हेन रीपेमेंट बिगिंस बोली थी। और इस लाइन का पूरा जिस्ट ये है जो मैंने आपको समझा दिया कि गुड्स या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मनी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनी होगा तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो जाएगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो माइनर के साथ वॉइड होता है तो वो गलत बात हो जाएगी, इसलिए रेस्टिट्यूशन स्टॉप्स व्हेन रीपेमेंट बिगिंस। अब जो सारी बातें लेस्ली लिमिटेड वर्सेस शेल में हुई थी ना इक्विटेबल डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन की, वही सारी बातें खान गुल वर्सेस लाखा सिंह में भी हुई थी। इसमें भी माइनर ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया था एज मेजर और कुछ बेनिफिट ले लिया था, और इधर भी कोर्ट ने बोला था कि देखो जो इल गॉटन गेन्स है ना वही रिटर्न हो सकते हैं। मतलब बेसिकली ऐसे सिचुएशन में जब माइनर मिसरिप्रेजेंट करता है अपनी एज तो रेस्टोरेशन अपने को करना है, ठीक है। जो दूसरी पार्टी जिसका नुकसान हुआ है ना उसको रिस्टोर करना है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, उनको पैसे देके, वही रेस्टिट्यूशन स्टॉप्स व्हेन रीपेमेंट बिगिंस वाली बात, अगर उनको पैसे देंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो जाएगा बेसिकली, वो नहीं करना है, क्योंकि पैसे देंगे तो वो डैमेजेस भी मान सकते हो उसको, तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडी हो गई। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड अब इनिशियो था ना, हमेशा याद रखना माइनर के केस में कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइड अब इनिशियो होगा, नो मैटर व्हाट। रेमेडी मिल सकती है कुछ, लेकिन तब भी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड अब इनिशियो ही माना जाएगा, रेमेडी रेस्टोरेशन की ही मिल सकती है। तो खान गुल वर्सेस लाखा सिंह भी सिमिलर केस है एकदम लेस्ली लिमिटेड वर्सेस शेल का, बस ये थोड़ा विलायती केस है, ये अपना लोकल केस है। नेक्स्ट केस है राघव चरियार वर्सेस श्रीनिवास। इसमें बात करिए कि भाई दो बंदे हैं, ठीक है। अब ये दो बंदों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो ये दोनों में से कोई माइनर नहीं हो सकता है, मान ली बात। लेकिन अगर ये दोनों मेजर हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो बेनिफिट ऑफ माइनर के लिए हो, इस केस में क्या माइनर को बेनिफिशियरी बना सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट का? तो यही हेल्ड हुआ कि हाँ भाई ये चीज़ अलाउड है, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 30 ये भी बोलता है कि माइनर पार्टनरशिप का पार्ट नहीं हो सकता, मतलब पार्टनर नहीं बन सकता वो, लेकिन बेनिफिट मिल सकता है उसको उस पार्टनरशिप से। तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते आप माइनर के साथ, लेकिन कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जिसमें माइनर को बेनिफिट मिल रहा हो वो अलाउड है। तो माइनर बेसिकली कोर्ट जाके अपना बेनिफिट एनफोर्स करा सकता है। अब कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अपन माइनर की बात करिए और माइनर की बात करेंगे, क्योंकि इनसेन पर्सन के मुझे ऐसा कोई खास केस मिले नहीं, ना ही मुझे एलियन एनिमी के मिले, और कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में यही सारे लोग होते हैं जिनकी जो कॉम्पिटेंट नहीं होते, तो इन्हीं के साथ डिस्प्यूट होता है अगर होता है तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में अपन ने ये 4 माइनर के केस पढ़े। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे फ्री कंसेंट की। फ्री कंसेंट भी एक बहुत ही ज़रूरी एसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट का। फ्री कंसेंट कब नहीं होती? सेक्शन 14 बोलता है कि अगर इन सारी चीज़ों से कॉज हुई है कंसेंट तो फ्री कंसेंट नहीं होगी। सेक्शन 15 के अंडर में कोर्शन, 16 के अंडर में अनड्यू इन्फ्लुएंस, 17 के अंडर में फ्रॉड, 18 के अंडर में मिसरिप्रेजेंटेशन और 20, 21, 22 के अंडर में मिस्टेक। इसमें पहला केस है चिकम अमीराजू वर्सेस चिकम शेषम्मा। अब इस केस से क्या पता पड़ रहा है कि फैमिली के बीच में केस है। ऐसे नामों से भी है ना थोड़ा याद रखने की ट्राई करा करो कि भाई क्या रिलेशन है, दोनों का सेम नाम है तो ये फैमिली के होंगे, तो इसमें हस्बैंड और वाइफ के बीच में केस है। इसमें बात हुई है कि थ्रेट ऑफ सुसाइड अगर कोई दे रहा है कोई अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए तो वो कोर्शन होगा क्या? तो इसमें बोला गया था हाँ होगा, और वॉइडेबल होगा दूसरी पार्टी की तरफ से। मतलब एक बंदे ने जिसने कोर्शन किया है तो दूसरा जो बंदा है ना वो उसके लिए वॉइडेबल होगा, वो चाहे तो उसको कंटिन्यू करे या वो चाहे तो उसको वॉइड कर दे। इस केस में हस्बैंड ने क्या किया था, हस्बैंड ने वाइफ को कोर्स किया था कि भाई मैं सुसाइड कर लूंगा, आई विल डाई, अगर तू मेरे ब्रदर के फेवर में रिलीज डीड साइन नहीं करती है तो। रिलीज डीड बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जो एक क्लेम को हटा देता है। जैसे मान लो आपने मॉर्टगेज करा अपना घर किसी को, ठीक है, और आपने पूरा पैसा चुका दिया, तो वो आपको घर वापस करेगा, एक रिलीज डीड दे देगा कि हाँ भाई इसने अपना मॉर्टगेज पूरा चुका दिया है। तो वाइफ को फोर्स करा सुसाइड की धमकी देके कि जो हस्बैंड का ब्रदर है उसके फेवर में रिलीज डीड वो साइन कर दे और इसको फ्री कर दे। तो इस केस में कोर्ट ने बोला था कि भाई ये थ्रेट ऑफ सुसाइड कोर्शन ही होता है और वाइफ की तरफ से वॉइडेबल होगा कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो चाहेगी तो वॉइड कर सकती है। नेक्स्ट केस है अस्कारी मिर्जा वर्सेस बीबी जय किशोरी। इसमें बात हुई थी कि देखो थ्रेट ऑफ सुसाइड तो कोर्शन है, लेकिन थ्रेट ऑफ प्रोसिक्यूशन कोर्शन है क्या? मतलब जैसे मैं किसी को बोलूँ कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर वरना मैं कोर्ट में चला जाऊँगा, केस कर दूंगा तेरे खिलाफ, तो कोर्ट ने बोला कि देखो थ्रेट ऑफ प्रोसिक्यूशन नहीं होता कोर्शन, ठीक है। मैंने किसी के साथ कोई बात करी, कुछ पैसे वैसे उसने मेरे से ले रखे हैं, वो मेरे को लौटा नहीं रहा, अब मैं उसको बोलूँ कि मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर कि तू ये मेरे को पैसे रिटर्न करेगा वरना मैं केस कर दूंगा तेरे अगेंस्ट, ठीक है, तो वो इस डर से केस कर लेता है। तो ये वैलिड है
क्योंकि देखो कई बार खुद का लेजिट क्लेम निकलवाने के लिए, राइटफुल क्लेम निकलवाने के लिए, राइटफुल कोई काम करवाने के लिए भी सामने वाले को कोर्ट की धमकी तो देनी पड़ती है ना। तो कोर्ट की धमकी देना कोर्शन नहीं होगा। अगला जो केस है मनु सिंह वर्सेस उमादत पांडे, उसमें क्या था, एक बंदा था और उसका एक स्पिरिचुअल गुरु था। स्पिरिचुअल गुरु बोले तो बाबा जी ने बोला कि देख मैंने तेरी स्वर्ग में टिकट बुक करा दी है और तू मरेगा तो डायरेक्ट वहीं जाएगा और अगला जन्म हुआ तो तू राजा बनेगा अगले जन्म में। ऐसे करके एग्जैक्टली ये नहीं, लेकिन पट्टी पढ़ाई कि भाई नेक्स्ट लाइफ में तेरे सोल को आज़ादी मिल जाएगी, मोक्ष वोक्ष मिल जाएगा। 1890 का केस है ना, पुरानी बात है। तो इसको बोला और इसको बोला कि ये तेरे को तभी मिलेगा तू मेरे को अपनी प्रॉपर्टी सारी दे दे। तो इसने दे दी। अब ये बहुत पुरानी बात है और पहले लोग बाबा से बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते थे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना प्रॉपर्टी देने का, कोर्ट ने बोला ये अनड्यू इन्फ्लुएंस से हुआ है। इसका बहुत ज़्यादा विश्वास था बाबा पे, इसलिए इसने इसको प्रॉपर्टी दे दी। और ऑब्वियसली बाबा ने जो सब क्लेम करे वो सच तो है नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने किया तो है नहीं। तो बेसिकली फ्रॉड भी है ही एक तरह से, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस तो है ही है। नेक्स्ट केस है डेरी वर्सेस पीक, जो कि फ्रॉड्यूलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन पे है। अब इसको समझने के लिए इसके पूरे फैक्ट्स अपने को जानने पड़ेंगे। इस केस में क्या था, एक थी कंपनी ने इशू करा प्रोस्पेक्टस। इस प्रोस्पेक्टस में कंपनी ने बोला कि दिस कंपनी इज ऑथराइज्ड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट टू रन ट्रैम्स बाय स्टीम और मैकेनिकल पावर। मतलब बेसिकली कि एक कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला हुआ है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, और ये ऑथराइज्ड हैं वो यूज़ करने के लिए, लेकिन ये एक्चुअली ऑथराइज नहीं थे। अब दिक्कत ये आई कि इस प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे काफ़ी इन्वेस्टर आ गए कंपनी में और उन्होंने शेयर्स खरीद लिए कंपनी के। उनको लगा कि कंपनी ऑथराइज है कि स्टीम और मैकेनिकल पावर के ट्रैम्स वो चला सके तो सक्सेसफुली होएगी, तो पैसे अपने सही जगह लग रहे हैं। लेकिन एक्चुअली जैसा कि बताया वो उनके पास कोई ऑथराइजेशन थी नहीं। तो इन्वेस्टर्स ने कंपनी को कर दिया सू। कोर्ट में बात पहुंची तो इशू उठा कि मिसरिप्रेजेंटेशन था कि फ्रॉड्यूलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन था। अब देखो फ्री कंसेंट तो दोनों ही केसेस में नहीं मिलती इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, लेकिन इस केस में बहुत पहले की बात है, तब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इधर तो लगती नहीं होगी, फॉरेन का केस है। तो इधर क्या सीन था कि मिसरिप्रेजेंटेशन होता तो ये बच जाते, ठीक है, और फ्रॉड्यूलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन होता तो ये नहीं बचते। फ्रॉड्यूलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन बेसिकली फ्रॉड ही हुआ। तो डेरी वर्सेस पीक में इन्होंने फ्रॉड के 3 टेस्ट दिए। पहली कंडीशन है कि जो कंपनी है अगर वो स्टेटमेंट देती और उनको पता होता कि उनका स्टेटमेंट फॉल्स है, उनका स्टेटमेंट फॉल्स था, उनको लग रहा था फॉर्मेलिटी है परमिशन लेना वो ट्रैम्स रन करने की, लेकिन फॉर्मेलिटी नहीं थी, ठीक है, वो कैंसिल हो सकता था, मना कर सकता था पार्लियामेंट, जो कि उन्होंने करा, लेकिन उनको नहीं पता था, उनको लगता था कि फॉर्मेलिटी है। तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही कि कंपनी को पता होता कि वो स्टेटमेंट फॉल्स है, उनको नहीं पता था। दूसरा, कंपनी उस स्टेटमेंट में बिलीव नहीं करती थी, तब भी उन्होंने बोला। फॉल्स ट्रू का उनको पता नहीं था, लेकिन तब भी वो बिलीव नहीं करती थी। लेकिन इधर कंपनी बिलीव करती थी, उनको लग रहा था कि परमिशन मिल जाएगी, तो ये भी अप्लाई नहीं होता है। और तीसरा है कि जो कंपनी है वो रेकलेस होती है ट्रूथ के साथ। अब ये रेकलेस वाली जो चीज़ है ना, यहाँ पे तो लग रहा है कि रेकलेस है, उन्होंने ऐसे ही बोल दिया, प्रोस्पेक्टस में नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन हमने को फैक्ट्स ऑफ द केस नहीं पता एकदम डिटेल में। तो कोर्ट ने तो ये फाइनली जज करा कि कंपनी रेकलेस भी नहीं थी। तो कोर्ट ने बोला कि भाई ये फ्रॉड्यूलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये सिर्फ मिसरिप्रेजेंटेशन है और कंपनी की जेन्युइन फॉल्ट है, तो उनको छोड़ दिया। क्या पता कंपनी ने घूस खिलाई हो कोर्ट को, क्या पता कंपनी सही में जेन्युइनली इनोसेंट हो, अपने को नहीं पता। लेकिन ये अपन कंपनी की लाइबिलिटी के लिए नहीं देख रहे, अपन ये देख रहे हैं कि ये कंडीशंस क्या होती हैं, ठीक है, डेरी वर्सेस पीक में। और मेजरली तो अपन ये देख रहे हैं कि डेरी वर्सेस पीक फ्रॉड का केस है, इतना ही क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा आता नहीं है, तो मैंने बस बता दिया आपको। फ्री कंसेंट में अपना लास्ट केस है फिलिप्स वर्सेस ब्रुक्स। इसमें क्या था, एक बंदा था नॉर्थ और एक बंदा था फिलिप। नॉर्थ फिलिप के पास गया रिंग खरीदने, लेकिन फिलिप को नॉर्थ ने बोला कि वो सर जॉर्ज है, ठीक है, उसने अपना ओरिजिनल नाम नहीं बताया जो नॉर्थ था, और उसने बोला मैं सर जॉर्ज हूँ। और फिलिप सर जॉर्ज को नाम से बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन शक्ल से नहीं जानता था। तो फिलिप मान गया कि वो सर जॉर्ज है, और जब नॉर्थ ने उनसे एक रिंग खरीदी फिलिप से, तो उसने उनको रिंग दे दी, और जो पेमेंट है वो चेक में ले लिया। तो ऑब्वियसली आपको पता है क्या होने वाला है, नॉर्थ का जो चेक था वो डड निकला, मतलब नहीं चला, बैंक ने मना कर दिया, कोई पैसे नहीं दिए। जब तक ये सब हो रहा था रिंग मिल चुकी थी नॉर्थ को, बैंक तो बाद में जाता ना आदमी, तो नॉर्थ ने वो रिंग बेच दी ब्रुक्स को। उसके बाद फिलिप ने केस कर दिया ब्रुक के ऊपर कि भाई जो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना नॉर्थ का और मेरा, जो वो सर जॉर्ज बोल के आया है वो फ्रॉड करके आया था, और फ्रॉड में केस हमेशा वॉइड होता है। तो फ्रॉड में केस वॉइड होता है, तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, तो नॉर्थ की कभी रिंग थी नहीं, तो उसने जो तुम्हें बेची तो वो तुम्हारी नहीं है, वो एक्चुअली मेरी है, तो मेरी रिंग मुझे वापस करो। कोर्ट ने बोला इधर कि फ्रॉड में
कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता, वॉइडेबल होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ और इनमें से किसी पार्टी ने, अब जैसे नॉर्थ ने फ्रॉड किया है तो पी के तरफ से वॉइडेबल था, इसका मतलब ये है कि पी वॉइड कर सकता था चाहता तो, लेकिन उसने किया नहीं, उसने पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, बाद में चेक डेड निकला तो वो नॉर्थ के पास जाएगा उसको वॉइड कराने, लेकिन नॉर्थ जब तक ब्रुक को बेच चुका था और कोर्ट ने बोला कि इधर इसने फ्रॉड करा है इसके साथ, लेकिन ब्रुक और नॉर्थ के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो एकदम लीगल ट्रांजैक्शन हुआ है, ब्रुक्स की कोई गलती नहीं है। ठीक है, ब्रुक्स को ना मिसरिप्रेजेंट किया ना कुछ करा है, तो ब्रुक्स के पास ही रहेगी ये रिंग, फिलिप को वापस नहीं मिलेगी, कोर्ट ने बोला, क्योंकि जब वॉइडेबल था, जब वॉइड किया नहीं और उसके बाद दूसरा थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो थर्ड पार्टी की कोई लायबिलिटी फिलिप के अगेंस्ट बनती नहीं है। तो गाइस ये हो गए फ्री कंसेंट के केसेस, और अब हम देखेंगे लॉफुल ऑब्जेक्ट के केसेस। लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा लॉफुल ऑब्जेक्ट होता क्या है। सेक्शन 23 बताता है कि कौन सी कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट्स लॉफुल है और कौन सी नहीं है। उन्होंने बोला है कि इन्होंने कुछ दी हुई है कैटेगरीज, अगर इनमें वो फॉल नहीं करता है ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन तो वो लॉफुल होगा। अगर वो फॉरबिडन बाय लॉ है तो वो अनलॉफुल होगा। तो फॉरबिडन बाय लॉ है इसलिए वो अनलॉफुल है, वाओ, है ना। और इज ऑफ सच ए नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, मतलब ऑन द फेस ऑफ इट नहीं कोई लॉ ब्रेक कर रहा है, लेकिन अगर अलाउ कर दिया गया, एग्जीक्यूट हो गया तो फिर वो डिफीट कर देगा कोई प्रोविजन लॉ का जब वो एग्जीक्यूट होएगा। फ्रॉड्यूलेंट है तो भी लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। फ्रॉड्यूलेंट, अब इसमें समझना, फ्रॉड से कॉन्ट्रैक्ट करना और कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट फ्रॉड होना अलग अलग बातें होती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ही इसी चीज़ का हो रहा हो कि अपन इस तीसरे बंदे को फ्रॉड करते हैं। ठीक है, ये होगा फ्रॉड्यूलेंट ऑब्जेक्ट। एक बंदा दूसरे बंदे को उल्लू बना के झूठ बोल के कॉन्ट्रैक्ट की हाँ भरवा रहा है, वो होगा फ्रॉड के थ्रू कंसेंट लेना। ठीक है, तो फ्रॉड के थ्रू कंसेंट लेना और ऑब्जेक्ट फ्रॉडुलेंट होना अलग अलग चीज़ें हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इट इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, मतलब आपके कॉन्ट्रैक्ट से बेसिकली रिजल्ट ये निकल रहा है कि किसी और इंसान को इंजरी हो रही है, प्रॉपर्टी रिलेटेड या पर्सनल उसको हो रही है इंजरी। और लास्ट है कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये काफ़ी वाइड है और ये टाइम के साथ चेंज होता रहता है। लॉफुल ऑब्जेक्ट का पहला केस है घेरूलाल पारेख वर्सेस महादेव दास मैया। अब इसमें क्या हुआ था, फैक्ट भूल जाओ, इसमें डिसीजन ये हुआ था कि वेजरिंग अग्रीमेंट्स आर वॉइड बट नॉट इलीगल। तो कोर्ट ने इधर क्लैरिफाई किया था कि भाई एक है सेक्शन 30 जो बोलता है वेजरिंग अग्रीमेंट्स आर वॉइड। वेजरिंग मतलब ऐसा अग्रीमेंट जो एक ऐसे रिस्क पे बेस्ड है जो अनप्रिडिक्टेबल रिस्क है। ठीक है, मतलब बेसिकली बेट लगाना हो गया या फिर जुआ खेलना हो गया टाइप से मान लो। तो इशू था कि सेक्शन 30 में तो वॉइड है, क्लियर बात है, लेकिन सेक्शन 23 में क्या ये इलीगल है, ठीक है, पब्लिक पॉलिसी वगैरह के अगेंस्ट है। तो कोर्ट ने बोला कि हाँ भाई सेक्शन 30 में ये वॉइड ज़रूर है, मतलब एनफोर्सिएबल नहीं है, लेकिन 23 के अंडर में इस प्रेजेंट केस में जो वेजरिंग एग्रीमेंट की बात हुई वो इलीगल नहीं है। कोर्ट को नहीं लगा कि वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है या इमोरल है या कुछ है, तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे सेक्शन 23 में वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है इलीगल, सिर्फ वॉइड है, एनफोर्सिएबल नहीं है, करना चाहे तो कोई ऐसा एग्रीमेंट कर सकता है, बस कोर्ट एनफोर्स नहीं करेगा। तो घेरूलाल पारेख वर्सेस महादेव दास मैया में बताया गया था वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट नॉट इलीगल। नेक्स्ट केस है हेंडरसन वर्सेस स्टीवेंसन, रीजनेबल नोटिस का एक केस है। इसमें क्या हुआ था कि एक टिकट दी गई थी, ठीक है, और उस टिकट पे सामने थोड़ी डिटेल लिखी थी और पीछे लिखा था कि भैया जो भी तुम्हारा सामान अगर गुम गया ट्रैवल करते वक्त और वो डिस्ट्रॉय हो गया तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, पूरा नुकसान तुम्हें उठाना पड़ेगा। तो बंदे ने टिकट खरीदी, जेब में रख ली, लेकिन पीछे का पढ़ा नहीं। शिप था स्टीमर, जब डूबा तो सामान भी डूब गया, नुकसान हो गया, और प्लेंटिफ ने जब क्लेम करा तो उन्होंने टिकट दिखा दी, बोले कि भाई इसके पीछे देखो लिखा हुआ है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो कोर्ट ने इधर बोला कि भाई रीजनेबल नोटिस देना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं कि आप टिकट के पीछे लिख दो, कोई पढ़े कोई नहीं पढ़े, मतलब सामने वाले को आपको मेक श्योर करना चाहिए कि इतना वो कि पढ़ तो ले। टिकट के सामने लिखा होता तो फिर भी पॉइंट था, पीछे लिखा उसने नहीं देखा तो हो सकता है कि उसने जेन्युइनली नहीं देखा हो, तो आपकी गलती है, आपने यहाँ पे रीजनेबल नोटिस नहीं दिया। तो बेसिकली ये रीजनेबल नोटिस की भी जो चीज़ है ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो जाएगी, ठीक है, तो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो जाएगी तो सेक्शन 23 के अंडर में इलीगल हो जाएगी। नेक्स्ट केस है सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस ब्रोजोनाथ गांगुली। टर्म्स और द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन कॉन्सोनेंस ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ठीक है, और पब्लिक पॉलिसी हमेशा इवॉल्व होती रहती है। अब ये एडमिन लॉ का और सर्विस मैटर का भी बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है। इसमें जस्ट ये हुआ था कि कंपनी ने रूल रख रखा था कि 3 मंथ पीरियड होगा, ठीक है, या तो 3 मंथ नोटिस देंगे या 3 मंथ सैलरी देंगे। बात तो वही हो गई ना, 3 मंथ नोटिस में भी 3 महीने की सैलरी मिलेगी, तो 3 मंथ नोटिस या 3 मंथ सैलरी देके
फायर कर सकते हो आप एम्प्लॉय को, ऐसी उनकी कंडीशंस थी। तो कोर्ट ने बोला कि देखो ये बहुत ही अनरीजनेबल कंडीशंस हैं, ठीक है, और सामने वाले की पार्टी का इसको बार्गेनिंग पावर होती नहीं है जब वो कम मतलब जैसे आप जाओगे जॉब करने और आपको बोलेंगे ये कंडीशंस हैं, तो आप उनको घंटा बोलोगे कि भैया मेरे को एक्सेप्टेड नहीं है, आपको नौकरी चाहिए, तो सामने वाली पार्टी हमेशा हाँ ही बोलेगी, भले ही वो अनरीजनेबल है। तो उन्होंने हाँ बोल के कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है कि हाँ भाई 3 महीने वाली कंडीशन हमें ठीक लगती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ठीक है, तो इसको कैंसिल कर दिया गया। बोला गया कि गलत बात है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो गाइज ये हो गए लॉफुल ऑब्जेक्ट के केसेस। अब एक बार अपन वापस उस वाले पेज पे आते हैं जिसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं। तो अपन ने अभी तक इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, ऑफर, एक्सेप्टेंस, लॉफुल कंसिडरेशन, कॉम्पिटेंट पार्टीज, फ्री कंसेंट और लॉफुल ऑब्जेक्ट के केसेस देख लिए। 7वां एसेंशियल एलिमेंट है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। अब इसके केसेस कोई नहीं डाले हैं, लेकिन कुछ केसेस अभी बचे हैं, तो वीडियो बंद मत करो, वीडियो बचा है। तो अपन अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट की। प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट में अपना पहला केस है डोनेगो वर्सेस स्टीवेंसन, जिंजर बियर केस। काफ़ी फेमस केस है, टॉर्ट्स में भी पढ़ा था। अरे केस के फैक्ट से पहले मैं प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट तो बता दूं आपको क्या होता है। एक इंसान है, दूसरा इंसान है, 1 पार्टी 2 पार्टी, ठीक है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इसने कर दिया कुछ, ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, इसने यहाँ से ब्रीच करा कॉन्ट्रैक्ट का, तो अब ये पार्टी इससे डैमेजेस ले सकती है। लेकिन क्या इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कोई थर्ड पर्सन बोल सकता है कि तूने ब्रीच करा तो डैमेजेस दे? आपको लग रहा है कि थर्ड पर्सन क्यों करेगा डैमेजेस के लिए क्लेम, लेकिन ऐसा हो जाता है। इस केस में देख लो, डोनेगो वर्सेस स्टीवेंसन में एक था दुकान वाला और एक थी मिसेस डोनेगो, और दुकान वाले ने मिसेस डोनेगो को बियर दी, ठीक है, और उस बियर के अंदर मतलब वो बियर की बोतल थी, मतलब थोड़ी ओपेक सी थी, उसमें दिख नहीं रहा था अंदर क्या है, और उसके अंदर एक स्नेल था मरा हुआ, घोंगा ही होता है ना स्नेल, हाँ मतलब एक कीड़ा होता है गंदा सा, ठीक है, तो वो था। तो मिसेस डोनेगो ने दुकान वाले को सू करने की बजाय वो बियर में जो स्नेल था उसके लिए डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर को सू कर दिया कि भाई तुमने ही तो बियर बनाई है। लेकिन मैन्युफैक्चरर ने वही वाली बात बोली, प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट वाली, कि इन दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, मैं कहाँ हूँ बीच में। तो कोर्ट ने बोला कि देखो तुम यहाँ हो बीच में, कि तुम जो बियर बना रहे हो ना वो कस्टमर के लिए है, ठीक है, एंड रिजल्ट कस्टमर के पास जा रहा है। तो मैन्युफैक्चरर और कस्टमर में ऑब्वियसली हमेशा प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट होगा ही। तो ये वाला इन्होंने क्लेम करा कि ये कर सकती है मिसेस डोनेगो मैन्युफैक्चर पे फॉर डैमेजेस उनकी बियर में स्नेल डालने के लिए। टॉर्ट्स में ये केस नेग्लिजेंस का आता है, मैन्युफैक्चर की नेग्लिजेंस, यहाँ पे ये प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट का आता है। सेकंड केस है इसमें टल्क वर्सेस मॉक्से, अब इसकी जो भी प्रोनाउंसिएशन होगी, लेसेस्टर स्क्वायर केस। इसमें क्या था, एक लेसेस्टर स्क्वायर था, ठीक है, मतलब एक लैंड का एरिया था, वहाँ पे कोई बिल्डिंग्स नहीं थी। तो बहुत पहले जब फर्स्ट ओनर ने उसको बेचा था ना सेकेंड ओनर को, तो उसने कॉवेनेंट लगाया था कि तू कभी भी इस लैंड पे बिल्डिंग क्रिएट नहीं होने देगा, ठीक है, ये कंडीशन थी। ये होता है कॉवेनेंट। कॉवेनेंट मतलब एक कंडीशन टाइप मान लो जो लैंड के साथ रन करती है, जैसे किसी को ईजमेंटरी राइट मिला हुआ है तो अगले ओनर को भी देना पड़ेगा वो राइट। तो ऐसे ही फर्स्ट ओनर ने सेकंड ओनर को जब बेची, जब एक कॉवेनेंट रखा, उसके बाद ये बिकी और फिर अल्टीमेटली मॉक्से के पास आ गई, ठीक है, ऐसे ऐसे कर करके ये मॉक्से के पास आ गई, और ये मॉक्से ने इस पर बिल्डिंग बनाने की ट्राई करी तो टल्क ने केस कर दिया टाइप से। ऐसे सीन था कि उसने बोला कि ये कॉवेनेंट रन कर रहा है, तुम बिल्डिंग नहीं बना सकते इस पर। तो मॉक्से ने बोला कि जब फर्स्ट ओनर ने सेकंड ओनर को बेचा तो ये दोनों के बीच में प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट थी, ठीक है, लेकिन फर्स्ट ओनर और मेरे में कोई रिलेशन नहीं है, मेरे साथ वो अग्रीमेंट नहीं हुआ था, तो मैं क्यों मानूँ इस कॉवेनेंट को। तो कोर्ट ने रूल करा कि देखो तुम्हारे मानने से कुछ नहीं होगा, कॉवेनेंट लैंड के साथ जाता है, तो लैंड जहाँ जहाँ जाएगा कॉवेनेंट उसके साथ साथ जाएगा, ठीक है, तो प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट केस है डनलप न्यूमैटिक टायर कंपनी लिमिटेड वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी लिमिटेड। अब इसमें क्या था, डनलप था, ठीक है, डनलप तो पता ही है ना, टायर का बहुत बड़ा ब्रांड है। तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था किससे, ड्यू से, कि भाई तुम, ये होलसेलर टाइप था, कि तुम हमारे इस रिटेल प्राइस से कम पे अपने टायर नहीं बेचोगे, ठीक है, ज़्यादा पे बेच लो, कम पे नहीं बेचोगे, क्योंकि ब्रांड वैल्यू गिरती है ना एकदम सस्ते में अगर बिक रहे होंगे तो। और फिर ड्यू ने आगे ट्रांसफ़र किया सेल्फ्रिज को, ठीक है, और इसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ उनको भी ट्रांसफ़र करा कि तुम भी नहीं बेचोगे उस पर, लोवेस्ट प्राइस से कम पे नहीं बेचोगे, लेकिन सेल्फ्रिज ने बेच दिए। उसके बाद ड्यू ने इन पे केस नहीं करा, डनलप ने सेल्फ्रिज पे केस करा कि ऐसे कैसे बेच दिए तुमने। तो सेल्फ्रिज ने बोला कि भाई अपन दोनों में तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं,
ये दोनों पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और ये दोनों पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ये दोनों पार्टी का डनलप और सेल्फ्रेज का थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और कोर्ट ने भी एग्री करा कि इन दोनों में नहीं है प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। ड्यू अगर केस करता तो देखते अपन, लेकिन अभी तो कोई प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नेक्स्ट केस है एमसी चाकू वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ ट्रैवनकोर। इस केस के फैक्ट्स एकदम शॉर्ट में समझो। एक थे मिस्टर एमसी चाको और एक थे उनके पापा केसी चाको। अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, केसी चाकू जी स्वर्ग सिधार गए, ठीक है, और मर गए। और इन्होंने एक गिफ्ट डीड बनाई जिसमें इन्होंने बोला कि एमसी चाकू को जो प्रॉपर्टी मिल रही है ना मेरी, उसमें से लाइबिलिटी हटाई जाएगी। लाइबिलिटी किस चीज़ की? कोटायम बैंक था, उनको कुछ पैसे वैसे देने थे, ठीक है। तो इन्होंने गिफ्ट डीड में एमसी चाकू को दिया और इन्होंने बोला कि उस गिफ्ट डीड में कि ये जो बैंक का जो कर्ज वर्ज या जो भी है इनका ड्यू, वो एमसी चाकू को जो मिल रहा है प्रॉपर्टी का शेयर उसमें से मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इशू ये उठा कि कॉन्ट्रैक्ट या गिफ्ट डीड भी बेसिकली बोलो तो केसी और एमसी के बीच में हुई। कोटायम बैंक कैसे इन्फोर्स कराएगा? और कोर्ट ने भी यही बोला कि ये जो इंटरनल मैटर है ना इनके बीच में, तो इसमें थर्ड पार्टी बेनिफिशियरी नहीं करा सकता एनफोर्स। थर्ड पार्टी तभी एनफोर्स करा सकता है कुछ एक्सेप्शनल केसेस में, जैसे ट्रस्ट होता है तब बेनिफिशियरी एनफोर्स करा सकता है थर्ड पार्टी होके भी। फैमिली अरेंजमेंट में कुछ हुआ है, ठीक है, तो करा सकता है। यहाँ पे इनकी तो फैमिली थी लेकिन कोटायम बैंक थोड़ा फैमिली है, तो कोर्ट ने बोला कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि केसी ने एमसी को भले डीड में जो भी बोला हो लेकिन उनका इंटरनल मैटर है। केसी जी तो स्वर्ग सधार गए, अब एमसी ने बोला कि नहीं मान रहा मैं बात, तो कोटायम बैंक एनफोर्स कैसे कराएगा, क्योंकि वो पार्टी तो है ही नहीं ना कॉन्ट्रैक्ट की। तो ये केस था एमसी चाको वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ ट्रैवनकोर का। नेक्स्ट हम केस डिस्कस करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है। इसका सबसे लैंडमार्क केस है टेलर वर्सेस कैडवेल। परफॉर्मेंस अगर इम्पॉसिबल है तो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लग जाएगी। यही है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ए बंदा है और बी बंदा है, इन दोनों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा है, ठीक है। इनको बी को कुछ काम करना था लेकिन वो काम अब इम्पॉसिबल हो चुका है, वो कर ही नहीं सकते, और वो इम्पॉसिबल बी की गलती की वजह से नहीं हुआ, अपने आप हो गया। तो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लग जाएगी। अब बी को वो करने की जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। टेलर वर्सेस कैडवेल में भी यही हुआ था कि एक पार्टी थी P1 और दूसरी पार्टी थी P2, और P2 से P1 ने म्यूज़िक हॉल किराए पे लिया था, ठीक है, कि इस म्यूज़िक हॉल में ये कॉन्सर्ट कराएंगे। और ये म्यूज़िक हॉल में जब कॉन्सर्ट कराना था, 4 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था, उससे पहले ही इसमें आग लग गई, ठीक है, और ये पूरा जल गया। और ये आग लगने का है ना कोई भी रीज़न P2 नहीं था, मतलब जिसका म्यूज़िक हॉल था उसकी कोई गलती नहीं थी, उसकी कोई नेग्लिजेंस नहीं थी, कुछ नहीं थी। तो कोर्ट ने बोला कि भाई यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लग जाएगा, मतलब इम्पॉसिबल हो गई है परफॉर्मेंस, तो कॉन्ट्रैक्ट इज नाउ फ्रस्ट्रेटेड। सेकेंड केस है सत्यव्रता घोष वर्सेस मुंगनीरम बंगूर एंड कंपनी एंड अनदर का। इसमें क्या था, जो मिस्टर सत्यव्रता घोष थे, इन्होंने एक प्लॉट ऑफ लैंड लिया था एक एरिया में जो ये कंपनी डेवलप कर रही थी रेजिडेंशियल एरिया में, मतलब सोसाइटी वगैरह बनाते हैं ना, तो ये बना रही थी। इन्होंने एडवांस भी दे दिया था लेकिन इन्होंने इस प्लॉट ऑफ लैंड पे काम चालू नहीं किया था, मुंगनीरम बंगूर कंपनी ने काम चालू नहीं किया था। तो ये काम चालू करने से पहले ही World War II के लिए वो प्लॉट ऑफ लैंड है जो वो रिक्विजन हो गया, कलेक्टर ने कहीं और दे दिया। तो क्लेम उठा कि सत्यव्रता घोष और मुंगनीरम बंगूर एंड कंपनी के बीच का ये कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेटेड हो गया क्योंकि परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि देखो अंग्रेज के चेलो, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है ना, ये यूके का कॉन्सेप्ट है, इंडिया में नहीं लगता। ये इंडिया में सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी होती है एक, और सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी यहाँ पे है नहीं, क्योंकि एक्चुअली मुंगनीरम बंगूर कंपनी ने काम चालू नहीं किया था, तो काम इंटरप्ट तो हुआ नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई स्टिपुलेशन नहीं है कि इतने टाइम में काम करना है। कोर्ट के हिसाब से किसी भी स्टैंडर्ड से जज कर लो, ये जो काम था कॉन्ट्रैक्ट का, ऑब्जेक्ट था कॉन्ट्रैक्ट का, ये फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुआ है, क्योंकि जो ये ऑब्जेक्ट था ये इम्पॉसिबल नहीं हुआ है, अभी हो सकता है आराम से। नेक्स्ट केस है सुशीला देवी वर्सेस हरी सिंह। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन वाइड कर दी गई थी। इसमें बेसिकली जो सेक्शन 56 है ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जो इम्पॉसिबिलिटी की बात करता है, उधर इम्पॉसिबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो काफ़ी वाइड कर दी गई थी। सिर्फ ह्यूमनली इम्पॉसिबल चीज़ें नहीं, कोई मतलब आउट ऑफ द वे जाके भी अगर कोई चीज़ इम्पॉसिबल हो जाती है, फोर्सेबल नहीं थी, तब भी उसको माना जाएगा कि हाँ भाई वो फ्रस्ट्रेट हो गया है इस इम्पॉसिबिलिटी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट। तो गाइज ये थे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के कुछ केसेस। इसके बाद रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस में एक केस डाला हेडली वर्सेस बैक्सनडेल। इसमें तो देखो इतना मोटा मोटा हुआ था कि जो रीजनेबली फोर्सेबल डैमेजेस है ना वही देगा सामने वाली पार्टी, ठीक है, एकदम रिमोट डैमेजेस नहीं देगा जो एकदम रीजनेबली फोर्सेबल नहीं था, आउट ऑफ द वे जाके हो गए,
ठीक है, जिसमें सामने वाले की गलती नहीं थी, वो नहीं देगा। बस इतनी सी बात है, इतना ही क्वेश्चन आता है, आंसर कर देना। और मैं पक चुका हूँ, मैं नहीं पढ़ा रहा ये वाला, जाओ जो उखाड़ना उखाड़ लो, ये वाला मैं पूरा नहीं पढ़ा रहा। तो गाइज इतनी मेहनत लगी है, ये पार्ट 1 पार्ट 2 को जोड़ के एक मस्त मेगा वीडियो बना दिया है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के दूसरे वीडियो आएंगे, वो देख लेना। और यहाँ पे मेरे पेड कोर्सेज आएंगे, और शायद कॉन्ट्रैक्ट का पेड कोर्स भी डालूँ मैं, जिसमें अच्छा डिटेल में कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा, कुछ ज़्यादा अल्ट्रा डिटेल में। तो देख लेना, अगर आप जब वीडियो देख रहे हो तब आ गया है कि नहीं आ गया है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएंगे हर चीज़ के, ये सारी चीज़ों के, और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के। इंस्टाग्राम पे मैं एकदम फुल ऑन अनफिल्टर्ड कंटेंट है, मेरी रियल लैंग्वेज, जैसे इधर तो अपन गाली वाली नहीं बकते, कुछ नहीं करते, वहाँ सब चलता है। तो वहाँ आ जाना, वहाँ मिलते हैं। चलो बाय बाय, टाटा, सी या।